अखिलेश यादव से गठबंधन के बाद महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर बड़ा हमला बोला। गठबंधन टूटने के बाद उन्होंने दावा किया कि सपा नेताओं को उन्होंने सुभाषपा से गठबंधन न करने की सलाह दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बात को सपा नेताओं ने अनसुना कर दिया था। केशव देव ने इस दौरान शिवपाल यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवपाल भाजपा की मदद कर रहे थे, जबकि ओपी राजभर की डोर आरएसएस के हाथों में थी। केशव देव मौर्य ये पहले ही अलग हो चुके हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने सलाह दी थी कि आप ओम प्रकाश राजभर के साथ हाथ न मिलाएं, और शिवपाल यादव के बारे में उन्होंने कहा था कि वो भाजपा की मदद कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बारे में उन्होंने कहा कि वो आरएसएस से संबंध है उनके। ये बातें केशव देव मौर्य महान दल के अध्यक्ष ने कही। इनके साथ क्या तकरार रही पिछले दिनों में, ये आपने देखा और समझा। और अब जबकि सुभाषपा से जो गठबंधन है वो लगभग टूट चुका है, तो उस स्थिति में क्या कह रहे हैं केशव देव मौर्य, ये आपने देखा और सुना। केशव देव मौर्य ये बताने का प्रयास करते हुए कि समाजवादी पार्टी के इन दलों के साथ गठबंधन का भविष्य उन्होंने पहले ही बता दिया था। महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य का राजभर पर बड़ा हमला, कहा उनकी डोर आरएसएस के हाथों में। शिवपाल ने चुनाव में भाजपा की मदद की, यह भी उन्होंने आरोप लगाया। तो बड़े आरोप केशव देव मौर्य के और बड़ी बातें उनकी, बड़े दावे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये एक बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। कल जो कुछ हुआ उस प्रकाश में केशव देव मौर्य का यह बयान मायने रखता है। क्या किसी ने सोचा था कि जो आज चीज़ें हो रही हैं, जितना छीछा लेदर समाजवादी पार्टी गठबंधन में कुछ लोगों ने किया, कुछ तथाकथित नेताओं ने अस्तर विहीन बातें की, गठबंधन में थे, छोटे से नेता हैं और इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्या किसी ने सोचा था? तो राजनीति में जो होता है वो सोचा नहीं जाता। तो इस वक्त हमारे साथ था नितिन उपाध्याय हैं, जो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, ये क्या हो रहा है? केशव देव मौर्य के इस बयान को किस परिप्रेक्ष्य में देखा, समझा जाए, क्या कहा है उन्होंने और सारी बातें आगे और पीछे उन्होंने क्या कही? ये एमएलसी चुनाव के वक्त अखिलेश यादव ने जब उनको टिकट नहीं दी थी, तो केशव देव मौर्य लगातार उन पर हमलावर हुए। उसके बाद उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। लेकिन अब देखा गया कि आजम खां से रामपुर में मीटिंग होने के बाद उनकी रुख में नरमी आई है, और अब वो आजम खां की तारीफ कर रहे हैं, उनको जौहरी तक बता रहे हैं। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि तमाम छोटे नेताओं ने संगीन बातें की, और कुछ लोगों ने, जिसमें उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का उन्होंने नाम लिया, कहा है कैसे लोगों ने हम लोगों को ही भड़काया और कहा कि आप अखिलेश यादव से संबंध तोड़ लीजिए। लेकिन अब अखिलेश यादव को लेकर उनके रुख में नरमी और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और समाजवादी पार्टी में अगर सम्मान मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं केशव मौर्य बैकफुट पर हैं, और केशव मौर्य अचानक से यू टर्न लेने के पीछे क्या सियासत है, उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, ये सारी चीजें बड़ा दिलचस्प हो गई हैं। और इस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनको 2 सीटें दी गई थी अखिलेश यादव ने, और दोनों में परिवार के सदस्यों को उन्होंने खड़ा किया, लेकिन वो दोनों सदस्य नहीं जीत पाए। और उसके बाद से वो चाह रहे थे कि एमएलसी की टिकट मिले, और समाजवादी पार्टी के सहयोग से वो विधान परिषद पहुंचे, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद उनके सुर बदल गए थे। एक बार फिर से उनके रुख में नरमी आई है, और ये आजम खां से मिलने के बाद नरमी आई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। और क्योंकि इसकी पीछे वजह ये है कि बीजेपी उस समय तवज्जो देती है विधानसभा चुनाव हो, या उनको लग रहा हो बीजेपी को। ठीक है नितिन, आप कह रहे हैं कि ये जो हृदय परिवर्तन दिख रहा है केशव देव मौर्य का, और उनके बयानों में जो एक नरमी दिखाई दे रही है, इसके पीछे आजम खां से उनकी मुलाकात है, और इस मुलाकात के बाद ही उनके सुर बदले हुए हैं। और अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर, इस पर सबकी नजर रहनी चाहिए और रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन उपाध्याय। और चलिए आगे बढ़ेंगे। दरअसल 2019 में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर ओपी राजभर ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा था, और आज अखिलेश यादव ने ओपी राजभर से, माफ कीजिएगा, कल अखिलेश यादव ने ओपी राजभर से गठबंधन तोड़ दिया।
लेकिन अब राजभर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन को अपनी पहली पसंद बताने लगे हैं। हालांकि वो क्या करेंगे ये मीटिंग के बाद वो साफ करेंगे। दरअसल आज वो बैठक भी करने वाले हैं। बैठक में क्या तस्वीरें बनती हैं वो देखना होगा, क्योंकि पार्टी के विधायकों के साथ वो बैठक कर सकते हैं, इस बात की खबर है। आगे की रणनीति पर चर्चा संभव है। अपने पत्ते आखिर ओपी राजभर कब तक खोलते हैं ये देखना होगा। दरअसल 2019 में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर ओपी राजभर ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था और कल अखिलेश यादव ने ओपी राजभर से गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन अब राजभर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन को अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। देखिए, ये तो होना था। समाजवादी पार्टी किसी के साथ लंबी दूरी तक नहीं चलती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन, तो उसमें दोष किसका था? बहुजन समाज पार्टी में दोष देते हैं कि मायावती ने बयान दिया, तो कांग्रेस में तो मायावती जी नहीं थी तो क्या हुआ था? और जितने भी सहयोगी दल थे सब लोग नाराज होकर चले गए। आज ओम प्रकाश राजभर जब इस बात को कहा है तो आज सबको घूम घूम के मना रहे हैं, मनवा रहे हैं कि मनाओ नहीं तो काम गड़बड़ हो रहा है। काम तो गड़बड़ हो ही गया। मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन किया, उसके बाद भी बीजेपी के नेता मिलते थे, हम बीजेपी में गए। मैं जिससे भी चाहता हूं उससे मिलता हूं। उनके साथ था तब भी मिलता था, आज भी मिलूंगा, कल भी मिलूंगा। हमारा उनका संबंध है, मिलते रहेंगे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये कोई सोचे कि नहीं हम जो कहें वही करें, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अब अगला कदम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जा रहे हैं आप? तय हो गया भाई, अब जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे ना कि यही आपके कमरवा में आपके बाइट पर बोल दें कि हम कर लिए। और वहीं सपा से गठबंधन टूटने के बाद प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इस बात की जानकारी है जिसमें वो अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोल सकते हैं। एक दिन पहले शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की चिट्ठी के जवाब में ट्वीट किया था और लिखा था कि वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय से धन्यवाद। और ऐसे में आज शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश पर क्या हमला करेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो कल पत्र लिखा था अखिलेश यादव ने और उन्होंने कहा था कि जहां पर सम्मान मिले वहां पर जा सकते हैं शिवपाल यादव। और अब देखिए, आज शिवपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इस बात की जानकारी है। हालांकि कल ट्वीट के जरिए उन्होंने हमला किया था और उन्होंने बताया था कि वो पहले से स्वतंत्र थे, लेकिन अब जब औपचारिक रूप से लेटर मिल चुका है तो आगे वो क्या करेंगे ये साफ करेंगे। लेकिन उससे पहले आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उससे पहले जो उन्होंने ट्वीट किया उसकी भाषा देखिए। वैसे तो मैं सदैव से ही स्वतंत्र था, वैसे तो सदैव से ही मैं स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने के लिए धन्यवाद। ये ट्वीट है शिवपाल यादव का। आगे लिखते हैं, राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। तो वहीं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का रिश्ता एक बार फिर से वहीं आ गया है जहां 5 साल पहले था, क्योंकि अखिलेश यादव ने राजभर के साथ साथ अपने चाचा शिवपाल को भी नमस्ते कर दिया है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर से पहले शिवपाल बागी हुए थे, जिन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव के 15 दिन बाद ही अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके सूत्रधार भी शिवपाल यादव हैं। तेईस जुलाई 2022 की तारीख 2 वजहों से याद रहेगी। पहली वजह ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश का तलाक और दूसरी वजह अखिलेश यादव का शिवपाल यादव से टूटा रिश्ता।
क्योंकि अब अखिलेश और शिवपाल के रिश्ते फिर एक बार उसी मुहाने पर आ गए हैं जहां 5 साल पहले थे। अखिलेश ने चिट्ठी भेजकर शिवपाल यादव को आजाद कर दिया है और 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि जहां सम्मान मिले वहां वो जा सकते हैं। शिवपाल ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और ट्वीट कर कह दिया कि वो हमेशा से आजाद थे, सिद्धांतों पर समझौता नहीं कर सकते। दोनों ने साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछले कुछ समय से शिवपाल यादव की भाजपा से नजदीकियों को लेकर सवाल उठने लगे थे। इन्हीं दिनों में शिवपाल यादव की तरफ से कई बार अखिलेश यादव की कार्यशैली को लेकर तीखे हमले किए गए, उन पर उनकी भूमिका को लेकर निशाना भी साधा गया और अब अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें नमस्ते कह दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज शिवपाल यादव को एक पत्र भेजा गया जिसमें लिखा गया कि उन्हें अगर लगता है कि कहीं और ज्यादा सम्मान मिल सकता है तो वहां जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि चाचा भतीजे के जो रिश्ते 5 साल बाद दुरुस्त हुए थे वो कैसे खराब हो गए। तो जवाब एक लाइन में है, शिवपाल की भाजपा से बढ़ती नजदीकी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल यादव ने खुलकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। देखिए, आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनी है, इस उनके लिए बधाई, और हमने भी उनको वोट दिया है। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में सपा के खेमे में जो क्रॉस वोटिंग हुई उसका सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि शिवपाल यादव ही थे। नहीं, मैंने नहीं करवाया है, जानता जरूर हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। नहीं, हम नहीं करवाए, चाचा जी लगे थे, चाचा जी से मिले तो बताए थे हमको, कुछ लाइन दिया था कि जो सच्चे समाजवादी होंगे वो यशवंत सिन्हा को वोट नहीं करेंगे। दरअसल शिवपाल यादव ने यशवंत सिन्हा पर मुलायम सिंह यादव का अपमान करने का आरोप लगाया और सपा के विधायकों को यशवंत सिन्हा को वोट न करने के लिए उकसाया। नतीजा ये हुआ कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। जब ये बात सपा को पता चली तो उन्होंने शिवपाल यादव के नाम ये चिट्ठी जारी कर दी। अगर बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल सिंह यादव ने खुलकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान का ऐलान किया था। इसके साथ साथ ओपी राजभर ने भी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान का ऐलान किया था। अगर बात करें तो जब नतीजे निकलकर सामने आए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिनमें से एक शिवपाल सिंह यादव भी थे, जिन्होंने खुलकर कहा था कि उन्होंने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो आज समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से शिवपाल यादव और ओपी राजभर दोनों को खत जारी करके कह दिया है कि उनको जहां सम्मान मिलता हो वहां वो चले जाए। हालांकि अखिलेश और शिवपाल के बीच दरार यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के 15 दिन बाद ही पड़ गई थी, जब सपा ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई जिसमें शिवपाल यादव को न्योता नहीं दिया गया। हालांकि शिवपाल ने चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही लड़ा था। ये बात शिवपाल को इतनी नागवार गुजरी कि चाचा ने भतीजे के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि जो शिवपाल यादव चुनाव प्रचार के दौरान सीट नहीं मिलने पर सीट के हत्थे पर ही बैठ गए थे, उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में सपा के विधायकों के साथ कुर्सी पर बैठना तक गवारा नहीं हुआ। इस बीच सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि शिवपाल किसी भी शुभ मुहूर्त को देखकर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। तब अखिलेश ने कहा था कि भाजपा को जल्द ही उनके चाचा को अपनी पार्टी में ले लेना चाहिए। इस पर शिवपाल ने अखिलेश को पार्टी से निकाल देने का चैलेंज दे दिया था। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है, और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल। तब भले ही अखिलेश ने अपने चाचा का चैलेंज कबूल न किया, लेकिन अब शिवपाल को आजाद कर बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश अपने चाचा से पार पा पाएंगे, क्योंकि 2019 में कई सीटों पर शिवपाल ने सपा का खेल खराब कर दिया था, जिसकी वजह से साइकिल 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई थी। ऐसे में अब सवाल 24 के युद्ध का है, जहां फिर एक बार उनका सामना अपने चाचा से होगा।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव से किनारा करने के बाद अब समाजवादी पार्टी की तैयारी क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की पहचान के बाद अखिलेश यादव ये कार्रवाई कर सकते हैं। एक और सख्ती दिखाने के मूड में है समाजवादी पार्टी। उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनका पता लगाया जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कल 2 पत्र सार्वजनिक किए गए। शिवपाल यादव से किनारा किया, ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा से किनारा किया और अब तैयारी 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ एक्शन की। देखना होगा कि यह एक्शन कब सामने आता है और किस प्रकार का एक्शन लिया जाता है। तो अखिलेश यादव ने जो गठबंधन बनाया था, उनमें से अब उनके साथ सिर्फ जयंत चौधरी बचे हैं, लेकिन साथ में सवाल बड़ा है कि अखिलेश के साथ किसी का गठबंधन क्यों नहीं टिकता, क्योंकि अखिलेश यादव ने अब तक जिसके साथ गठबंधन किया है, उन सब से उनका रिश्ता चुनाव के कुछ दिन बाद ही टूट गया है, क्योंकि भाजपा को छोड़कर अखिलेश हर दल से हाथ मिला चुके हैं। गठबंधन पॉलिटिक्स में अखिलेश फेल, तीसरी बार बड़ा खेल। अकेले पड़े अखिलेश, 24 के लिए संदेश। अखिलेश यादव ने बैक टू बैक 2 चिट्ठी जारी कर भले ही यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव से किसी का गठबंधन क्यों नहीं टिक पाता, क्योंकि अखिलेश ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस से हाथ मिलाया था। तब यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी वाला नारा दिया था, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूट गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था, जिसका ऐलान 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर हुआ था। तब 25 साल पुरानी नफरत की दीवार एक झटके में ढह गई थी। बड़े बड़े जानकारों ने इसे अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक बताया था। पर इस गठबंधन के सहारे बसपा 0 से 10 पर पहुंच गई, पर सपा की साइकिल 5 के फेर में ही फंस गई। और फिर इस गठबंधन का हाल भी वही हुआ जो 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन का हुआ था। ये झंडे हमारे साथ हैं, तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। उसके बाद बारी आई 2022 के विधानसभा चुनाव। इस बार अखिलेश यादव ने किसी बड़े दल के बजाय छोटे छोटे दलों से हाथ मिलाया, जिसे नाम दिया गुलदस्ते का। भाजपा से गठबंधन खत्म होने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर क्यों सभी से गठबंधन खत्म कर लेते हैं अखिलेश। पहले कांग्रेस, फिर बसपा और अब सुभाषपा। और इस बीच में अगर बात करें विधानसभा चुनाव के बाद की, तो महान दल के केशव देव मौर्य भी ऐसे तमाम लोग हैं जिनके साथ में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, लेकिन बाद में वो गठबंधन चुनाव के बाद ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। और अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में कावड़ के अपमान के आरोप के बाद कावड़ियों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। कावड़ियों ने पुलिस चौकी हाईवे में काफी हंगामा किया। वीडियो में गुस्साए कावड़िए पुलिस चौकी का बोर्ड तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि कावड़ का अपमान किया गया है और इसी बात को लेकर उनकी नाराजगी। थाने में पहुंचे पुलिस चौकी में पहुंचकर कावड़ियों ने हंगामा किया जमकर। देखिए किस तरीके से गाड़ी के ऊपर चढ़कर उन्होंने पुलिस चौकी के बोर्ड को भी तोड़ दिया और उसके बाद जमकर वहां पर हंगामा हुआ। अगली खबर बुलंदशहर से। 25 और 26 जुलाई को सारे स्कूल वहां पर बंद रहेंगे। इंटर तक के सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई है इन 2 तारीखों को। कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम ने आदेश जारी किया है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर डीएम ने यह कदम उठाया है। बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा से बच्चों की सुरक्षा पर इतना असर कि जिलाधिकारी ने 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है, 25 और 26 जुलाई को। बुलंदशहर से खबर है, इंटरमीडिएट तक के सारे स्कूल कॉलेजेस बंद 2 तारीखों में।
और यूपी में शिव भक्तों यानी कि कांवड़ियों पर फूलों की बारिश होगी। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे और ये योगी सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है। ये आदेश सीएम योगी ने अधिकारियों को दे दिए हैं। यूपी के अलग अलग मंडलों पर कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाएंगे। यूपी की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने इस नई परंपरा की शुरुआत की थी। सरकार बनने के बाद 2018 में पहली बार सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा के रूट का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कांवड़ियों पर फूल बरसाए थे और इसके बाद हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। हालांकि पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा बंद थी, लेकिन अब जब इसकी शुरुआत हुई है तो कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर से देखिए उन पर फूलों की बरसात होगी। ये सीएम योगी का आदेश है और आज मेरठ मंडल से इसकी शुरुआत होगी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से आपको बड़ी खबर दे दें, 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की एक बार फिर से अपील कर दी है। तो मौसम का मिजाज बदल रहा है और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है कि जोरदार बारिश होगी और इसीलिए लोगों को आगाह किया गया है अपनी योजनाओं को लेकर। देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। सतर्क रहें लोग, ऐसी अपील मौसम विभाग की। फोन लाइन पर है हमारे सहयोगी रवि केंतुरा, वो हमें ज्यादा जानकारी देंगे मौसम विभाग के इस अलर्ट के बारे में। रवि, क्या कह रहा है मौसम विभाग? जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, आज जो 3 जिले हैं उसमें सतर्क रहने की जरूरत है, जो उत्तरकाशी है, बागेश्वर और देहरादून। हालांकि अगर अभी हम बात करें तो बागेश्वर और उत्तरकाशी में मौसम बदला हुआ है। देहरादून में हालांकि धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अभी भी, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर बात करें तो 27 जुलाई के बाद एक बार फिर से मौसम और ज्यादा खराब होने की उत्तराखंड में संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में अभी आने वाले दिनों में भी जो आपस की बारिश है उससे कहीं ना कहीं जो निजात मिलती हुई है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो खासतौर पर जो 2 जिले हैं उत्तरकाशी और बागेश्वर, यहाँ पर पहले ही बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है। तो ऐसे में आज भी यहाँ पर बारिश का दौर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि। तो बागेश्वर, देहरादून, ये वो जिले हैं जहां पर जोरदार बारिश की आशंका मौसम विभाग को। और वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पर बने जर्जर पुल से आवाजाही जारी है, मगर प्रशासन इस पुल की मरम्मत की जहमत तक नहीं उठा रहा। सवाल यह है कि क्या किसी हादसे का इंतजार हो रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पर बना ये मोटर पुल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, मगर फिर भी इस जर्जर पुल से आवाजाही जारी है। पुल का निर्माण 1964 में करवाया गया था, मगर पुल से अब एक से ज्यादा वाहन गुजरने पर ये कांपने लगता है। 2013 की आपदा में भी पुल की बुनियाद कमजोर पड़ गई थी। बरसात के मौसम में तो लोग यहां से जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। हालांकि डीएम अब कह रहे हैं कि पुल का ट्रीटमेंट जल्द शुरू होगा। ब्रिज की जो एज है वो काफ़ी हो गई है और उसमें थोड़ी जर्जर स्थिति भी है, स्पेशली 2013 की आपदा के बाद। तो इसमें मैंने एनएच को तत्काल करंट जो ब्रिज है उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए बोला है और उसमें क्या इमीडिएट हम रिपेयरिंग कर सकते हैं वो। और जो दूसरा ब्रिज प्रस्तावित है उसकी डीपीआर बन के जो आगे गई हुई है उसको भी तत्काल रूप से सैंक्शन कराने के लिए और उसमें जो जो कार्रवाई करनी है उस पर आगे बढ़ने के लिए कहा है। पुल से होकर रुद्रप्रयाग जिले के कई गाँवों के लोगों की आवाजाही होती है। लोगों के सामने आवाजाही का दूसरा कोई जरिया नहीं है और इसीलिए वो इस जर्जर पुल से आवाजाही का खतरा मोल लेते हैं। मगर सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर इस पुल पर कभी कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली में आज होगी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक। जी हां, अलग अलग राज्यों के राजनीतिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले एजेंडों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी देंगे। 25 जुलाई तक सीएम धामी दिल्ली में ही रहेंगे। उत्तराखंड के अलग अलग महत्वपूर्ण मामलों को लेकर केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक और सभी मुख्यमंत्रियों से अलग अलग राजनीतिक विषयों पर संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे और कई मुद्दों पर उनकी चर्चा संभव है। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले जो एजेंडाज हैं उन पर वो चर्चा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में। और एक और बड़ी खबर देहरादून से है। भाजपा ने बूथ तक कमेटीज बनाई हैं। जी हां, उत्तराखंड के हर घर में तिरंगा फहराने के लिए कमेटी बनी है। पार्टी ने 25 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नेतृत्व में 8 मेंबर्स की कमेटी गठित की गई। 5-5 मंडल और बूथ स्तर पर 3-3 सदस्यों की कमेटियां बनाई गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नेतृत्व में 8 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई है। 5-5 सदस्य मंडल की कमेटी में और बूथ स्तर पर 3-3 सदस्यों की कमेटी गठित। इधर हरिद्वार में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। एक बहुत बड़ी पॉलिथीन हेलीकॉप्टर के ब्लेड के बेहद करीब तक जा पहुंची। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। जरा सोचिए, अगर ये पॉलिथीन इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड में उलझ जाती तो क्या होता? एक बार के लिए लगा कि ये पॉलिथीन हेलीकॉप्टर के ब्लेड में फंस ही जाएगी। ये तस्वीरें हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा के दौरान की है। हर की पैड़ी पर जैसे ही हेलीकॉप्टर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए पहुंचा, तो हेलीकॉप्टर की हवा से एक बड़ी सी पॉलिथीन हवा में उड़कर हेलीकॉप्टर के पास तक जा पहुंची। इस समय हेलीकॉप्टर में डीएम और एसएसपी हरिद्वार मौजूद थे। ये दोनों अधिकारी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे और इस दौरान हेलीकॉप्टर काफी नीचे तक आ गया। हेलीकॉप्टर के पंखों की हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि एक बड़ी सी पॉलिथीन उड़कर हेलीकॉप्टर के ब्लेड के बेहद करीब जा पहुंची। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर के ब्लेड के प्रेशर से ये पॉलिथीन दूर हट गई। घटना के समय हेलीकॉप्टर हर की पैड़ी के ऊपर उड़ रहा था। उस समय हर की पैड़ी पर लाखों कांवड़ियों की भीड़ थी। हेलीकॉप्टर में खुद भी डीएम और एसएसपी सवार थे। जरा सोचिए, अगर ये पॉलिथीन हेलीकॉप्टर के ब्लेड में फंस जाती तो क्या होता? गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। तो धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़िए आस्था की डुबकी लगाने के बाद गंगा जल लेकर अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं, जहां पर वो शिवालयों पर जलाभिषेक करेंगे। और हरिद्वार में इस बार 4 से 5 करोड़ कांवड़ियों के आने की उम्मीद है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। कांवड़ मेले के दूसरे चरण के साथ ही कांवड़ियों का हरिद्वार में प्रवेश होना शुरू हो गया है। कांवड़ियों के लिए बनाई गई पार्किंग भी अब गाड़ियों से खचाखच भरी हुई नजर आ रही है। यहां तक कि नेशनल हाईवे पर भी शिव भक्तों का केसरिया सैलाब उमड़ पड़ा है। जिधर देखो उधर सिर्फ भोले के भक्त नजर आ रहे हैं और हर की पौड़ी से जल भरकर इन भक्तों की वापसी यात्रा भी शुरू हो गई है। कोई कांवड़ में जल भरकर शिवालय के लिए रवाना हो रहा है तो किसी ने दौड़ लगा दी। धर्म नगरी में लाखों शिव भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है।
लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हमारी पूरी फोर्स एकदम अलर्ट मोड में है, हर एक जगह हमारी फोर्स तैनात है और जो डाक कांवड़ आ रही है उनको रोड पे लगाने नहीं दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप लोग साइड में लगाएं जिससे कि हमारा हाईवे खाली रहे। हाईवे खाली रहने से डाक कांवड़ को जाने में सहूलियत होगी और लगातार हमारी फोर्स मोबाइल भी है। इसके लिए कई टीम बनाई गई है जो यहाँ से लेके नारसन तक, हर की पैड़ी से लेके नारसन तक पूरे हर एक रूट को कवर किए हुए हैं। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से बंद पड़ी कांवड़ यात्रा में इस बार अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। शिवरात्रि पर जलाभिषेक का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उसी के साथ आस्था का रंग और गहरा होता जा रहा है। क्या नहर पटरी और क्या हाईवे, चारों ओर भोले के जयकारों की गूंज है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में अंग्रेजी शराब की दुकान पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आधे घंटे के अंदर कई युवकों ने शराब की दुकान के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। साथ ही दुकान मालिक के भाई के सिर पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। मारपीट के बाद भाग रहे युवकों को दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शराब की दुकान के अंदर की ये तस्वीरें हैं। दुकान मालिक के भाई पर हमला किया गया, हालांकि बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुछ युवकों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इधर रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस लड़की ने बच्चे को जन्म दिया था वो नाबालिग थी, मगर उसके परिवार वालों ने डॉक्टर से इस बात को छिपाए रखा। डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत और उसके बाद कुछ बातें सामने आ रही हैं चौंकाने वाली। तुरंत हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस इन्फॉर्मेशन देने के बाद दोनों जो महिला थी और जो मृत बच्चा है, दोनों का जो है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके लिए हमने एक पैनल का गठन कर दिया ताकि जो है एक जो स्पेशलिस्ट तरीके से हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट करें। और वहीं पंजाब में हुए शेरा हत्याकांड में पुलिस ने किच्छा से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ और पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान आरोपी की किच्छा से गिरफ्तारी की गई है। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस मामले में 25 लाख रुपए की सुपारी ली थी। बिना बोले दे देते हैं, पीछे हो जाता है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में फिर से एक बार कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। शनिवार को सामने आए कोरोना के 260 नए केसेस। देहरादून में सबसे ज्यादा 149 नए मरीज पाए गए कोरोना के। शनिवार को कोरोना से 103 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1000 के अभी भी पार है। शनिवार को 260 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए और देखिए एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते हुए उत्तराखंड में दिखाई दे रहे हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 149 मरीज पाए गए। हालांकि शनिवार को कोरोना से 103 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं, लेकिन राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1000 के पार है, जो कि चिंता का विषय है और आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। और लगातार अब मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 149 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं और 103 मरीज शनिवार को कोरोना से ठीक भी हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ में दबंगों ने एक परिवार पर जमकर कहर बरपाया। दबंगों ने पहले घर की दीवार गिरा दी और फिर परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। दबंगों ने इस दौरान महिलाओं को भी नहीं बख्शा। ये तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ के नवादा टेकी गांव की, जहां दबंगों ने एक घर की दीवारों को हथौड़ा चलाकर गिरा दिया। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई।
दबंगों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था जिससे उनकी पहचान न हो सके। आरोप है कि गांव के दबंग रवि सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले घर की दीवार को गिराया और फिर वहां रखा सामान उठाकर चलता बना। हालांकि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रवि सिंह को गिरफ्तार कर मामूली धाराओं में चालान कर दिया है। 7/2022 को दोपहर 1 बजे थाना बाघराय के ग्राम नेवादा में रवि सिंह द्वारा अपने ही पारिवारिक विजय सिंह के साथ व उनके पारिवारिक जनों के साथ जमीन के विवाद को लेकर मारपीट की गई और रवि सिंह आदि द्वारा विजय सिंह की बनी हुई दीवार को गिरा दिया गया। विजय सिंह की पत्नी श्रीमती सीपा सिंह की तहरीर पर रवि सिंह आदि के विरुद्ध थाना बाघराय पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा रवि सिंह आदि का निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा 151 में चालान किया जा चुका है। अभियोग की विवेचना। दरअसल विवाद के पीछे की वजह जमीन विवाद बताई गई है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट की गई और एक घर की दीवार गिरा दी गई वो बड़े सवाल खड़े करता है। प्रतापगढ़ से एबीपी गंगा के लिए मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।